अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज एमएमसी न्यूज़ इंडिया पर आपके साथ मैं हाज़िर हूँ। मेरा नाम सैयद हुज्जत रज़ा है और आज के इस ब्रॉडकास्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से ईरान में जंग हो रही है और इसके साथ-साथ मिडल ईस्ट में भी किस तरह से माहौल बना हुआ है। जहाँ तक ईरान की बात है तो ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार जंग चल रही है और लगातार एक दूसरे पर हमले जारी हैं। जैसे-जैसे अमेरिका हमला कर रहा है, उसका बराबर से ईरान भी जवाब दे रहा है। ईरान ने गल्फ कंट्रीज़ के में मौजूद अमेरिकन बेसेस को भी निशाना बनाया है और लगातार उन्हें निशाना बना रही है। यानी जहाँ से भी हमले उनके ऊपर होते हैं, उन पे हमला पलट के किया जा रहा है। यानी ईरान पूरी मजबूती से खड़ा हुआ है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे हम नेगोशिएशंस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वैसे ही हम जंग के लिए भी तैयार हैं और हम अपनी ज़मीन का दिफ़ा करने के लिए तैयार हैं। आज ईरान ने आंकड़े जारी किए कि लगभग 30 लोग अभी तक इस अमरीकी हमले में मारे जा चुके हैं और कई 100 लोग घायल हैं, जिसमें कुछ औरतें और बच्चे भी हैं। इसके अलावा मिडल ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है। एक तरफ यमन और सऊदी अरब के बीच में टेंशन चल रही है, जहाँ पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि किस तरह से ईरान ने यमन के ही हूथियों से भरा हुआ एक प्लेन यमन में उतारा। यानी सालों से जो एयर ब्लॉकेड सऊदी बैक्ड फोर्सेस बनाए हुई थी, उसको तोड़ा और वहां पर एक सिविलियन एयरक्राफ्ट उतारा गया। इसके बाद यमन के सना एयरपोर्ट पर जब सऊदी ने हमला किया तो फिर पलट कर यमन ने भी हमला किया और साथ ही साथ एयरलाइंस को भी वार्निंग जारी की कि वो ध्यान रखें कि जब तक ये ब्लॉकेड रहेगा तब तक यमन इस तरह से कभी भी सऊदी पे हमला कर सकता है। इसके अलावा इराक से आज बहुत इंटरेस्टिंग खबर आई है। कल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अली अल ज़ैदी गए थे अमेरिका और वहाँ जाके उन्होंने ट्रम्प से मुलाकात की। वहाँ कुछ ऐसी बातचीत हुई जिसको लेकर इराक में अपने प्राइम मिनिस्टर को लेकर नाराज़गी है। इसके अलावा आज एक और डेवलपमेंट हुआ है जहाँ पर यूएस के लगाए हुए सैंक्शंस को इराक ने इम्प्लीमेंट किया है और अपने बैंक्स को एक लेटर जारी किया है कि वो हिजबुल्लाह से जुड़े हुए कोई भी पेमेंट्स को नहीं करेंगे और इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस जंग को लेकर और नेगोशिएशंस को लेकर बयान सामने आया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ये कह रही है कि हम जिस तरह से नेगोशिएशंस के लिए तैयार रहते थे, हम उसी तरह अपने देश को डिफेंड करने के लिए भी तैयार हैं। इस वक्त हमारा फोकस जो है वो नेगोशिएशन पे नहीं है, यानी ईरान अभी किसी तरह के भी नेगोशिएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है और पूरा फोकस जो है इस वक्त जंग के डिफेंस में उनका बना हुआ है। एक और मोर्चा है ईरान को जिसमें हमेशा एंगेज रहना पड़ता है, वो उनके कुर्दिश इलाकों का मोर्चा है, जिसको जहाँ पर जो कुर्दिश विद्रोही हैं वो लगातार ईरान पर हमला करने की फिराक में रहते हैं और इजराइल भी कहीं ना कहीं इसको भुनाते हुए उनको हथियार और कैश जैसी चीजें सप्लाई करता रहता है। तो ईरान यहाँ पे भी लगातार हमले कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही रिपोर्ट आई थी कि इरबिल के पास कुछ ब्लास्ट रिपोर्ट हुए हैं, यानी ईरान ने वापस वहां पे उनके कैंप्स पर हमला किया है। तो कुछ ही अपडेट्स हैं। उसके साथ साथ अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका से दो बड़ी अपडेट सामने आई है। एक, ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग जो मंडे को शेड्यूल्ड है और उसमें क्या बातचीत हो सकती है। क्या नेतन्याहू फिर ट्रंप को मना लेंगे कि जंग को और बड़ा किया जाए, या फिर ट्रंप नेतन्याहू को फिर से पहले की तरह शांत रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा यूएस के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने भी मांग की है कि मिनाब को लेकर जो इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं, मिनाब का जो हमला शुरुआती दौर में यूएस ने किया था, उसको लेकर जो भी इन्वेस्टिगेशन की गई है उसकी रिपोर्ट को रिलीज किया जाए। हालांकि ट्रंप ने इसको सिरे से नकार दिया है, लेकिन वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि आखिर वहां हुआ क्या था, क्यों अमेरिका को मिनाब के स्कूल पर हमला करना पड़ा जिसमें 168 बच्चियां और कई टीचर्स शहीद हो गए थे। आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मिडल ईस्ट पर बहुत खास नजर रखते हैं और अगर आप अब्दुल वाहिद साहब के एनालिसिस सुनेंगे तो आपको मतलब शुरू से आखिर तक चीजें अगर समझनी हो तो
आपको सुन सकते हैं। हम बहुत खैर मकदम करते हैं अब्दुल वाहिद साहब का इस शो में। आज मुमताज साहब मौजूद नहीं है, तो उन्होंने आज हमें जिम्मेदारी पकड़ा थी कि आप ही इसको करें। तो अब्दुल वाहिद साहब, मैंने इतनी सारी अपडेट्स बताई हैं, हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और आगे किस तरह से आप चीजों को देख रहे हैं कि अब क्या डेवलपमेंट होगा। एक तरफ नेगोशिएशंस की बात हो रही थी और वहीं अचानक जैसे ही शहीद अयतुल्लाह खामेनी की तदफीन होती है, वैसे ही यहाँ फिर से जंग रिज्यूम हो जाती है। तो अब आप क्या देख रहे हैं और आपके क्या अपडेट्स हैं? जी। आवाज आ रही है? जी, ठीक है, बेहतर है। जी, हुज्जत भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, और जो लोग भी इस वक़्त जुड़े हुए हैं, सबको जो है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आपने जो अभी जो है अपडेट्स वग़ैरह दी हैं ईरान के बारे में कि इस तरह से एरबिल पे और यहाँ-वहाँ जो है, आज जो लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं, तो उसमें ये है कि बहुत सारे जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास खार्ग जज़ीरे से मुल्हिक जो है बहुत सारे जो चेक पोस्ट हैं ईरान के, उसको भी अमेरिका ने टारगेट किया है, ऐसा अमेरिका का कहना है। और अमेरिका ने ये भी दावा किया है कि उसमें 7 या 8 के आसपास ईरानियन सोल्जर्स जो है वो मारे गए हैं। उसके अलावा जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं, और एक फिर आज मीडिया में वायरल है वो न्यूज़ के महमूद अहमदीनेजाद जो है वो बेस्ट बेट थे, और उनके ऊपर जो है एक तरह से रिलाई कर रहे थे इसराइल और अमेरिका कि उनको जो है ईरान का जो है एक तरह से जब नई गवर्नमेंट बनेगी या तख्ता पलट किया जाएगा आयतुल्लाह अली खामनेई रिजीम का, तो फिर जो नई रिजीम आएगी तो उसको हेड करेंगे महमूद अहमदीनेजाद। तो इस तरह के बहुत सारे मफरूज़े हैं। आपको याद होगा कि महमूद अहमदीनेजाद ही वो शख्सियत हैं, जब वो ईरान के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि इसराइल पूरे खित्ते के लिए एक जो है कैंसर है, और कैंसर तो खैर उन्होंने नहीं कहा था गालिबन, उन्होंने बोला था कि मैं इसराइल को नक्शे से मिटा दूंगा। तो ये, और दूसरी बात उन्होंने कही थी होलोकॉस्ट वगैरह पे, और वो बहुत वायरल हुई थी। उन्होंने होलोकॉस्ट वगैरह, जिसके बारे में यहूदी कहते हैं कि हिटलर ने इतने लाख यहूदियों को मारा जर्मनी के अंदर, तो महमूद अहमदीनेजाद जो है जब वो राष्ट्रपति थे, तो आप देखिए कि अमेरिका के अंदर गालिबन वो पहले ईरानियन राष्ट्रपति हैं जिन्होंने जूस के साथ भी एक मीटिंग की। वो जूस जो है ज़ायनिस्ट नहीं है। ज़ायनिस्ट वो एक नज़रिया है जो आज इसराइल के अंदर है और जो वहाँ पे बरसर इख्तिदार है। तो ज़ायनिस्ट का मतलब ये है कि वो एक सुप्रीमेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको सबसे सुपीरियर रखता है, और जो यहूदी हैं वो ऐसे ही हैं। तो जैसे हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो एक तरह से ज़ायनिज़्म का नज़रिया जो है वो एक ऐसा नज़रिया है जो किसी और को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को सबसे सुप्रीम मानता है। लेकिन यहूदी जो है वो एक आम इंसान जैसे हैं, सारे यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं हैं। तो वो जो है तो उसके अंदर ऐसे यहूदी, क्योंकि आपको मालूम है कि यहूदियों की एक बड़ी तादाद ईरान में भी आबाद है, वो भी ईरान के शहरी हैं। तो इस तरह के यहूदी जो इसराइल की हुकूमत की फ़लस्तीन मुखालिफ पॉलिसियों के भी जो है एंटी हैं, वो पसंद नहीं करते इसराइली हुकूमत की पॉलिसीज़ को। तो उस तरह के यहूदियों के साथ एक मीटिंग की थी महमूद अहमदीनेजाद ने, वो भी न्यूयॉर्क के अंदर। वो गालिबन जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की किसी मीटिंग के लिए गए थे, क्योंकि वो 10 साल रहे थे राष्ट्रपति। तो उन्होंने वहाँ पे एक बयान दिया था कि होलोकॉस्ट जिसकी बात यहूदी करते हैं कि भाई इतने लाख यहूदियों को मारा, तो बोले कि उतनी आबादी ही नहीं थी यहूदियों को, मारा कैसे हिटलर ने। तो ये यहूदियों का सबसे बड़ा मफरूज़ा है, यानी सबसे बड़ा झूठ है, जो ये पूरी दुनिया को जो है बताते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो ही वाज़ अ वेरी लर्नेड पर्सन। और आप देखिए कि ईरान के गालिबन वो सबसे पहले राष्ट्रपति होंगे जो वेस्टर्न ड्रेस के अंदर रहते थे, लेकिन जो है वो आप देखिए सूट वगैरह पहने हुए, बस टाई नहीं लगाते थे। और उससे पहले वो इतने जो है मतलब एक आप बोलिए कि डाउन टू अर्थ जो है पर्सनैलिटी थी कि वो राष्ट्रपति बनने से पहले तेहरान के मेयर थे वो। तो वो जो है कोई ऐसी जो है एक जो है अननोन फिगर नहीं थी। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोपेगेंडे अमेरिका और इसराइल की तरफ से किए जाते हैं ताकि किसी सोसाइटी के अंदर जो टूट न रही हो, सारे हरबे अख्तियार करने के बावजूद, तो वहाँ जो है डिफरेंसेस किस तरह से क्रिएट किया जाए, साम दाम दंड भेद, इन सारी चीज़ों को किस तरह से लाया जाए, कैसे कमज़ोर किया जाए। तो उसके लिए जो है उनकी एक कोशिश रहती है, और उसी की एक साजिश है कि वो महमूद अहमदीनेजाद को बोलते हैं। कल एक पोस्ट वायरल थी सोशल मीडिया पे, और मैंने जो है
कल के आपके ही चैनल पे प्रोग्राम में ये बात कही थी मैंने कि अगर इसराइल और अमेरिका को इतना ही प्यार है महमूद अहमदीनेजाद से, तो जो ईरानियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो 24 घंटे के लिए मसूद पज़ेश्कियान साहब से बोलें कि भाई आप थोड़ा 24 घंटे के लिए अपनी सीट छोड़ दीजिए, हम 24 घंटे के लिए महमूद अहमदीनेजाद को राष्ट्रपति बना देते हैं, फिर आप देखिएगा क्या होता है ईरान के मिसाइलों का रुख। फिर इसराइल कितने घंटे सर्वाइव करता है, तो ये भी देख लेगी दुनिया। तो अगर इसराइल को इतना ही प्रेम है तो 24 घंटे के लिए नजाद साहब को दोबारा बना दें राष्ट्रपति, चल जाएगा पता कि वो कितने प्रो यूएस और प्रो इसराइली हैं। तो हुआ ये था कि जब जो है इस तरह के लोग थे ईरान के अंदर, तो उनको एक बैरियर माना जाता था। ईरान के अंदर एक बड़ा तबका था, आपको याद होगा कि एक लिबरल थे अली अकबर हाशमी रफसंजानी। तो जब हाशमी साहब जो है सदर थे वहाँ के, तो उन्होंने बोला था कि ये जो मजलिस खबरगान है जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स, 88 लोगों का है अब, पहले 88 लोग नहीं थे। तो उन्होंने जो है ये एक मशवरा दिया था, क्योंकि वो उसके रुकन भी थे। तो उन्होंने जो है आयतुल्लाह अली खामनेई को मशवरा दिया कि इसको थोड़ा एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए। हमारे अराकीन की तादाद बहुत कम है, तकरीबन 35 या 40 के आसपास थे उस वक्त। तो आप सोचिए कि उनकी इतनी हैसियत थी बड़ी कि 88 कर दी गई वो तादाद, जस्ट डबल बढ़ा दी गई। और वो उन सबका इलेक्शन कैसे होता है, वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और उसमें कौन लोग मेंबर बनते हैं मजलिस खबरगान के, जो या तो रिलीजियस स्कॉलर हों या फिर दुनियावी तालीम के एतबार से वो कम पीएचडी हो या मास्टर्स डिग्री हो, मतलब हाईली क्वालिफाइड लोग हो अपने फील्ड के माहिर। ऐसा नहीं कि कोई भी 5वीं फेल जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसके डिग्री की छानबीन की जा रही हो, ऐसा आदमी आए और वो मजलिस जो है खबरगान के अंदर बन जाए कि नहीं भाई मैं जो है बनता हूँ, कुछ पता नहीं, वो बाद में आप ढूंढते रहना अदालत में, लेकिन मैं तो बस बन जाता हूँ। तो ऐसी चीज नहीं है। तो वो पर्टिकुलर कुछ लोग जो उस फील्ड के एक्सपर्ट थे, वो लोग उसके रुकन बने थे। उसके अंदर अली लारजानी भी थे। तो अब आप बताइए कि उस दौर के अंदर, लेकिन फिर ईरान की उस क़यादत ने मजलिस खबरगान के अंदर ही बहुत सारी चीजें आई, और उसके बाद है शूरे निगहबान जिसको बोलते हैं गार्डियन काउंसिल। तो ये जो है 2 बड़े-बड़े लेयर्स हैं, और सिर्फ लेयर्स यहीं पे नहीं है, लेयर्स यहाँ भी हैं कि हमारे यहाँ जैसे भारत के अंदर पार्लियामेंट के स्पीकर को जब ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, तो राज्यसभा और लोकसभा का, तो उस मीटिंग को प्रिसाइड करता है लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर। तो उसी तरह से ईरान में नहीं है ये कि भाई वो सिर्फ प्रिसाइड करेगा, बल्कि जब भी हंगामी सूरत हाल आती है, कुछ भी होता है, तो जो ईरान के शहरों के मेयर हैं उनके अंदर जो है इंतजामी जो है पावर्स जो है उनको अल्टीमेटली अपने आप ही ट्रांसफर हो जाती हैं, किस तरह से जो है देखना है। उसके अलावा जो वहाँ का स्पीकर है पार्लियामेंट का, उसको बहुत सारी पावर्स जो है एक तरह से वो जानशीन बन जाता है किसका, जो रहबरे इनकलाब होते हैं यानी सुप्रीम लीडर। तो आप सोचिए कि किसी तरह का वैक्यूम ईरान ने क्रिएट होने नहीं दिया है। अगर वहां के राष्ट्रपति को भी उड़ा दिया जाए, सुप्रीम लीडर को भी उड़ा दिया जाए, तो इतनी सारी ईरान के अंदर जो है गवर्निंग जो है बॉडीज और इतने वो हैं कि वो कभी कोलैप्स होने नहीं देंगे हुकूमत के निज़ाम को। तो इसका शायद जो है अमेरिका को अंदाजा नहीं था। उनको लगा ये कि भाई वन मैन आर्मी है, सिर्फ एक लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनेई, हटा दिया इनको तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और फिर हम जो है टेक ओवर कर लेंगे। और आप देखिए कि जो फ्यूनरल प्रोसेशन था, जिस तरह से 100 मुल्कों के नुमाइंदे आए, कई सारे देशों के राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, एक भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने यह कहा हो कि उनको प्रॉपर गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला। किसी एक कंट्री के डेलीगेशन ने कहा हो कि नहीं यहाँ पे बदनज़मी हो गई, प्रॉपर जो है अरेंजमेंट्स नहीं थे। आप सोचिए कि हालत जंग में होने के बावजूद, 47 साल से पाबंदियां झेलने के बावजूद, अगर ईरान इतने बड़े फ्यूनरल प्रोसेशन को पीसफुली अंजाम दे रहा है, और जर्मनी से एक अफवाह फैलाई गई जिसको कलंक मीडिया ने, मैं गोदी मीडिया नहीं बोलता आजकल मैं कलंक मीडिया बोल रहा हूं उसको, तो ये जो है कलंक मीडिया है, तो इसने अफवाह फैलाई गई कि 3000 कब्रें तैयार कर ली हैं ईरान ने कि अगर कभी इन फ्यूचर भगदड़ मस्ती है फ्यूनरल प्रोसेशन के अंदर तो उनकी फौरी तदफीन की जाए। और ये न्यूज कहां से आई? ये सबसे पहले जर्मनी से आई न्यूज। तो मैंने कई बार कहा है चैनल पे आपके कि एक राइटर है, न्यूज एजेंसी है, इसको बड़ा क्रेडिबल माना जाता है, लेकिन ये झूठ बोल रही थी। किस वक्त झूठ बोल रही थी?
जब सीरिया के अंदर बशार उल असद रशिया में गए थे, सेफली उनका प्लेन वहां लैंड हुआ, लेकिन राइटर 4 से 5 घंटे तक अपने वेबसाइट पर खबर चलाता रहा कि प्लेन क्रैश हो गया है, जिसमें कौन सवार था? बशार उल असद। तो आप बताइए कि अगर उस तरह की न्यूज एजेंसी, एक प्रोमिनेंट न्यूज एजेंसी 4 से 5 घंटे तक अपने वेबसाइट पर इस तरह की खबर रखेगी, वो भी पूरी दुनिया में, जरूरी नहीं है कि अगर वहां 12 बज रहे हों यूरोप में तो भारत में ही 12 ही बजेगा, हो सकता है भारत के अंदर रात हो, नेक्स्ट एडिशन आना हो पेपर का, तो लेट नाइट एडिशन के अंदर एक कई सारे अखबारात ने बाकायदे सुर्खी लगाई थी, और मेरे पास अखबार मौजूद है अभी भी, एक जो है शाया होता है उर्दू का अखबार है सहाफत दिल्ली से, उसने बाकायदे सुर्खी लगाई कि भाई जां बहक, अल्फाज थे बाकायदे कि बशार उल असद जां बहक, और उसने जो रेफरेंस दिया रॉयटर्स का दिया। तो आप बताइए कि ये बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज कितना झूठ बोलती हैं। तो जब राइटर पे आप यकीन नहीं कर सकते, डॉइचे वेले दवाई साहब जर्मनी पे आप यकीन नहीं कर सकते, बीबीसी पर जो है यकीन नहीं कर सकते, तो आप बताइए कि फिर दुनिया कहाँ आ गई है। तो फिर गोदी मीडिया से तो हम कहीं और येलो जर्नलिज्म को तो हमने बहुत पीछे छोड़ दिया। तो ये जितना मीडिया को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करने की इजादात हैं, ये कहाँ हुई हैं? ये सारी यूरोप में और अमेरिका में हुई हैं। येलो जर्नलिज्म की थ्योरी भारत से नहीं आई, चीन से नहीं आई, अफगानिस्तान से नहीं आई, अरब से नहीं आई। ये सारी थ्योरीज कहाँ से आई हैं? उसी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड कंट्रीज से, उसी यूरोप से, अमेरिका से। 1890 की जो फर्स्ट वॉर थी, आप भी जर्नलिज्म के वो हैं, आपको मालूम होगा कि जोसेफ पुलित्जर जिसके नाम से दिया जाता है, अगर आप डीप में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जोसेफ पुलित्जर के अलावा भी जो दूसरा बंदा था, फिलहाल मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन सब ने ये लोग का एक कार्टून बनाया था, और अमेरिका और स्पेन की वार हुई थी 1890 में इसी क्यूबा पर, जिस क्यूबा की हालत इस वक्त यह है कि अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, कई दिन तक वहां लाइट नहीं रहती है, वहां पेट्रोल का क्राइसिस है। आप बताइए कि जो लोग बोलते हैं कि भाई ईरान वाली जंग सिर्फ मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी है, तो क्या क्यूबा कोई मुस्लिम मुल्क है जिस पर इस वक्त अमेरिका ने इस तरह की पाबंदियां लगाई हैं? क्यूबा तो एक क्रिश्चियन मुल्क है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जो अमेरिका ने उठाया, क्या वो मुसलमान थे? तो मैं जो बार बार ये बात बोलता हूं कि एक पूंजीवादी व्यवस्था है, एक कैपिटलिस्ट जो है इकोनॉमी है, जो पूरी दुनिया को जो है पूरा सिस्टम है जो कि चलाना चाहता है। ये चाहते ये हैं कि दुनिया के अंदर जितना वेल्थ हो कंट्रोल हो इनका। आज भी आप सर्वेज वगैरह देखिए, भारत की ही बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया की, कितने बिलियनर हैं? 2-3%, 10% मान लीजिए, जो पूरी दुनिया की मईशत को जो है कंट्रोल कर रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। भारत के अंदर आप देखिए लोग कैसे कैसे नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। पियोन की यानी चपरासी की अगर नौकरी निकलती है तो उसके लिए पीएचडी जैसे लोग भी करते हैं अप्लाई। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, यूपी के अंदर ऐसा हुआ है। हम विश्व गुरु हैं, नारा लगाने से क्या होता है? लगाइए नारा विश्व गुरु हैं, लेकिन जो है असलियत पूरी दुनिया जानती है कि भाई क्या है इस वक्त। आप बताइए, यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि भारत के अंदर 3 करोड़ बच्चे भूखे पेट सोते हैं, उन्हें एक वक्त खाना नहीं मिलता। तो सवाल यह है कि भाई हम किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है पूरी दुनिया के रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना चाहती है। ये चाहती है पूरी दुनिया को सिर्फ वो अपने तरीके से चलाएं। ईरान इस वक्त उनके सामने एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है, वो इस दीवार को गिरा देना चाहते हैं। फिलहाल सिनेरियो ये है। हम इसको जो है अगर बहस करते हैं कि भाई गल्फ का स्टेट ऑफ हुर्मुज, ये तने हैं, ये जड़ नहीं है। जड़ वही है जो मैं बोल रहा हूं कि साम्राज्य और जो है ये एक पूंजीवादी व्यवस्था। जी हुज्जत भाई।